नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड मार्केट की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से है। G20 के बाद से पूरी दुनिया को भारत की जो इकोनॉमिक ताकत है उसका एहसास भी हो चुका है। दुनिया के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो हर कोई भारत के साथ कारोबार करना चाहता है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी या बैंक नहीं है जो अपने निवेश को बढ़ाना नहीं चाहता है। चीन में बढ़ते मुश्किल हालातों को देखते हुए अब कंपनियां और ग्लोबल बैंकों ने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो खबरें अमेरिका से आई हैं वो चीन को और भी बड़ा झटका दे सकती हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकर जेपी मॉर्गन ने भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत को सस्ता कर्ज मिल सकेगा और माना जा रहा है कि 30 अरब डॉलर यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी मिल सकता है। तो आज के इस अंक में हम बॉन्ड मार्केट, जेपी मॉर्गन के ऐलान के बाद इसका जो भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव है उसके बारे में, निवेश और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर के बारे में विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है वेद जैन जी, जो कि टेक एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ICAI के। वेद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, जो हम आज टॉपिक रखे हैं बॉन्ड मार्केट की और खासकर जेपी मॉर्गन ने जो फैसला किया है, लेकिन शुरुआत, चूंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही रूरल एरियाज में भी रहते हैं, पैन इंडिया हमारी पहुंच है, ऐसे में शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से, बहुत ही फंडामेंटल सवाल से, कि ये जो बॉन्ड है वो क्या है और इसके क्या कुछ मायने हैं। देखिए, बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि एक लोन लिया जाता है, जिसे एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जी। जैसे आप देखते हैं जो हमारे हाथ में एक करेंसी होती है, जो रिजर्व बैंक कहता है आई प्रॉमिस टू पे यू सो रुपीज सो एंड सो, इसी तरह से एक बॉन्ड डॉक्यूमेंट होता है जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, जो भी सरकार लेती है तो उसके ऊपर लिख देती है अंडरटेक कि मैं इतने पैसे, इतने रुपए, इतने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऐसे मैच्योरिटी होगी, वो लिखकर उसे देते हैं। दैट्स ए बॉन्ड विच इज कॉल्ड। ओके। बॉन्ड इज ए डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट और ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स ए राइट टू द पर्सन जो उसको हाथ में होल्ड किया हुआ, उसको राइट है उससे पैसे लेने का। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा बजट बनता है तो बजट की एक्सरसाइज में हम लगाते हैं कि हमारा राजस्व कितना आएगा, कर से कितनी आएगी, दूसरी इनकम कितनी आएगी, और सरकार ये भी कहती है कि हम इस साल में बोरिंग कितनी करेंगी। और जब वो सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को बोरिंग करने के, गैप को कवर करने के लिए बोरिंग करती है तो उसके लिए बॉन्ड इशू करती है टाइम टू टाइम। वो मार्केट से पैसा लेती है, मार्केट से पैसा लेने के लिए, और उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हैं वो लोग जिनके पास पैसे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और जो और भी होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए एक बॉन्ड बहुत प्रसाधन है। तो अगर आपकी जब ये बॉन्ड इशू करते हैं और उस समय आपके चाहने वाले उस बॉन्ड के ज्यादा लोग हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन, जिस शर्तों पे आप पैसा उधार ले रहे हैं वो इजी हो जाएंगी। अगर आपकी करेंसी में और आपकी गवर्नमेंट में, आपके फाइनेंशियल मार्केट में, इंस्ट्रूमेंट में विश्वास कम है तो नेचुरली आपको रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने कहा कि भारत आज की डेट में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ आ रही है, तो स्वाभाविक है कि उस ग्रोथ के लिए हमें पैसे चाहिए और उसके लिए हमें बॉन्ड, सरकार को बॉन्ड इशू करने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये बॉन्ड है जो आपने सवाल पूछा, ये भारत सरकार के बॉन्ड होते हैं जिससे भारत सरकार बाजार से पैसे लेती है। कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं? एक तो सरकारी बॉन्ड आपने कहा, और भी कोई बॉन्ड्स होते हैं क्या? नहीं, बॉन्ड तो और भी तरह के होते हैं, मतलब प्राइवेट वाले भी लोग बहुत कॉर्पोरेट भी बॉन्ड इशू करती रहती है, हमारी पब्लिक सेक्टर वाले भी, पावर सेक्टर में भी बॉन्ड इशू होते हैं, ये होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड होते हैं वो एक अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन का जो इंडेक्स है वो गवर्नमेंट बॉन्ड का इंडेक्स है। ओके। क्योंकि क्या है कि जो कॉर्पोरेट लेती है उसके लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म अलग है, और जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है सिर्फ कि हमारे बॉन्ड है। तो उसके अंदर एक विश्वास, एक फाइनेंशियल जो सिस्टम है और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके अंदर विश्वास होना जरूरी है, तभी वो सरकार के बॉन्ड लिए जाते हैं। अब ये जो सर खबर आई है कि जेपी मॉर्गन ने ये जो भारतीय सरकारी बॉन्ड है उसको इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में फेज वाइज शामिल करने की बात कही है अगले वित्तीय वर्ष से 2024, 28 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, मैं पहले बता दूं कि सिस्टम क्या होता है, कि बहुत सारे, एक इंडेक्स एक पैरामीटर होता है
ये बताने के लिए कि किसकी स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे इंडेक्स से आइडिया लगता है कि भाई इंडेक्स कहाँ चल रहा है। तो अभी बहुत सारे देशों के बॉन्ड होते हैं मार्केट में, और उन मार्केट के बॉन्ड की कैसे अप्रेजल की जाए, क्योंकि आम निवेशक जिसको पैसे लगाने हैं उसको कोई आइडिया नहीं है कि किस मार्केट बॉन्ड में क्या स्ट्रेंथ है। तो जैसे जेपी मॉर्गन हैं और कुछ और भी हैं, ब्लूमबर्ग जैसे और हैं, वो एक अपना इंडेक्स बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने की रखते हैं। तो अभी जो जेपी मॉर्गन का जो ये बॉन्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट का, जिसे कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में जो डेवलपिंग नेशन जो क्या संकेत क्या दे रहा है, इसमें शामिल करने की बात की गई है, इसके क्या मायने? ये संकेत है भारत की अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप आज की डेट में वो कहते हैं कि हम 10% तक का आपका जो टोटल उनका जो ब्लॉक है, जो लगभग 224 बिलियन डॉलर का बिल है, उसमें वो चाह रहे हैं कि 10% तक का निवेश भारत के बॉन्ड में किया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि टोटल 100% में 10% हिस्सा भारत का होगा, और इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इंडेक्स में भी मतलब ये टोटल हायर कैप है, सीलिंग है, कैप है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। और जो और कंट्री के 3-4 कंट्री हैं उनके भी 10% है, जैसे चाइना का भी इसमें तो 10%। तो इमर्जिंग मार्केट का 10% से ज्यादा है और ये हाईएस्ट होगा। और ये जून 2024 से ऐसे किया कि ओवरनाइट आप 10% की इन्वेस्टमेंट निवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हर महीने 1% करेंगे, 1% करते चले जाएंगे, विद द रिजल्ट कि मार्च 2025 तक ये 10% का पूरा निवेश हो जाएगा। और जिससे जैसे आपने कहा कि अगर मैं ये मान के चलूं तो लगभग 25 बिलियन डॉलर का लगभग उसका अगर आता है तो लगभग मुझे 2.5 लाख करोड़ या 30 बिलियन डॉलर आता है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए इंडियन बॉन्ड में जो ऑलरेडी वो किया हुआ उसकी एक ट्रेडिंग होकर वो पैसा बाहर वालों का आ जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार अगर कर्ज लेना चाहती है फॉरेन मार्केट से, और इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद से अब काफी आसानी हो जाएगी और पैसे उसे मिल पाएंगे। देखिए, आसानी तो भारत सरकार को पहले भी थी। यानी कि जो बॉन्ड इशू करते थे वो बॉन्ड सब्सक्राइब होते थे। तो मैं कहूं कि आज की डेट में 100 लोग चाहने वाले थे उस बॉन्ड के जो उसको सब्सक्राइब करते थे। अब आपने 50 और 60 लोगों को इंटरनेशनली ग्लोबली उनको भी इंटरेस्ट हो गया कि इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो नेचुरली आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इजी हो जाएंगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इजी हो जाएगा, और पैसे की अवेलेबिलिटी कि यानी कि जो लोग आपके बॉन्ड को लेने वाले हैं वो और आ गए, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई। और ये क्योंकि ये पैसे सारे फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट से आते हैं तो रुपीज में आते हैं, तो स्वाभाविक है आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की किटी है, जिसे जो रिजर्व है वो बढ़ते हैं। क्या इसी को हम फॉरेन एफडीआई के तौर पे माना जाए? कैसे कह रहे हैं? ये जो पैसे लगाए जाएंगे, इससे कहा जा रहा है कि इससे जो राजकोषीय घाटा उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा जो फॉरेन करेंसी जो एक्सचेकर है उसमें काफी इजाफा उसमें इसलिए पड़ेगा कि करंट अकाउंट का एक डेफिसिट होता है, कि जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेट एक्सचेंज का जो फ्लो निकालते हैं, इसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं हम उसके। उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा सारा उसमें फॉरेन एक्सचेंज से आएगा। इससे हमारे रुपीज की वैल्यू पे बहुत फर्क पड़ेगा। जो हमारा रुपीज आज की डेट में 82 और 83 रुपीज के बीच में चल रहा है, तो उसको भी वहां स्टेबलाइज करने में मिलेगा, क्योंकि ये पैसा बाहर से आएगा, निवेश में फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आएगा। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसके जो डोमेस्टिक डेट मार्केट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, डोमेस्टिक डेट मार्केट का ये बेनिफिट होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईज हो जाएंगे। तो जो अगर सपोज करिए एक बाजार में पैसा है टोटल समझ के लिए $5 ट्रिलियन, और उस $5 ट्रिलियन में से $2 ट्रिलियन और बीच में आ जाएं, तो नेचुरली जो बोरोवर है जिसको लेना है, इंडस्ट्री को लेना है पैसा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इंडिया में जो आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, और उससे आपकी चीजें सस्ती होती हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक कॉस्ट का पार्ट बनता है, और इससे आपके एस्टिमेट उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो स्वाभाविक है जब ज्यादा लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार है, इंटरनेशनली पैसे आएंगे, तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट ईज हो जाएंगे, और डेट मार्केट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब से अनाउंसमेंट हुई है उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बॉन्ड मार्केट की जो यील्ड कहते हैं उस पर फर्क पड़ गया है। एक सर इसमें एक शब्द आता है कूपन, अगर उसके बारे में बता सके आप। देखिए, कूपन क्या होता है कि वो एक रेट अनाउंस किया जाता है। कूपन का जिसे कहते हैं रेट कहते हैं। कूपन इज बेसिकली ए रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गिवन, कि ये कूपन रेट क्या होगा इसके बारे में। तो वो रेट फिक्स होता है, ये कूपन रेट फिक्स होते हैं? नहीं, जब भारत सरकार उसे अनाउंस करती है तो उस समय उसको रेट को अनाउंस कर देती है। जो भी बॉन्ड जिस समय रिलीज किया जाता है फर्स्ट डे पे, उस दिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रिलीज कहती हैं। जैसे अगर आज ये कहा कि भारत सरकार को 5,000 करोड़ रुपए बोरो करने हैं, तो वो इशू करते समय कहते हैं हम 5,000 करोड़ के बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 10 साल के बॉन्ड है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट 6% का होगा और ये आगे जाएगा।
तो उस समय लोग उसको सब्सक्राइब कर देते हैं। फिर उसके बाद वो डे टू डे ट्रेडिंग में उसका जो रेट बॉन्ड का, सपोज करिए वो 5,000 करोड़ के जो बॉन्ड इशू किए हैं और एक बॉन्ड 1 करोड़ का है और 5,000 बॉन्ड है इसके मार्केट में, और उस समय आपने 6% इंटरेस्ट पे उसको इशू कर दिया है। 2 महीने के बाद मार्केट का इंटरेस्ट रेट 6 से बढ़ के 6.1 हो गया, तो आपका जो बॉन्ड का जो रेट है वो 1,000 से घट के 1 करोड़ से घट के थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट आपका 5.9 हो गया किसी तरह से, तो आपका कूपन रेट बॉन्ड का जो मार्केट की इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि यही इसका इंक्लूड करने का पर्पज यही है कि इंडियन जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं वो ट्रेडिंग में आ जाएंगे, उसकी परचेज सेल की जा सकती है और उसका रेट जो डेली फ्लक्चुएट करता है। देखिए ये बॉन्ड का जो रेट है, एक तो होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने उसकी इशू कर दी 1 करोड़ रुपए की, या इजी एग्जांपल के लिए मैं कह दूं 1,000 रुपए का आपने बॉन्ड इशू कर दिया और ये कहा 6% का इंटरेस्ट उसको सालाना मिलेगा। अगर वो एवरी डे डेट में वो रेट बढ़ेगा, अगर वो 6% से अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट की एक्सपेक्टेशन 5.9% हो जाएगी, तो नेचुरली स्वाभाविक है आपको 1,000 के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके हिसाब से उसको कह देंगे इमीडिएटली कि 1,010 रुपए का हो गया। तो इससे क्या है कि ट्रेडिंग मिलेगी। ये जो जेपी मॉर्गन का जो मेन बेनिफिट है जिसके अंदर ये इंक्लूड करना है कि इंडियन बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है वो ट्रेडिंग के इंडेक्स में वहां शामिल हो गए हैं, वो परचेज सेल बढ़ेगी और बाहर वाले निवेशक भी, क्योंकि इन इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे निवेशक डिपेंड करते हैं, और भी निवेशक आके इसमें निवेश करेंगे। इसमें सर एक बात ये कही जा रही है कि जो वेटेज है वो 10% का रखा गया है और कहा जा रहा है कि अगले साल से इसमें 1% की और वृद्धि हो सकती है। नहीं, देखिए शुरुआत 2024 से होगी, क्योंकि अभी तो 2024-25 में और सीलिंग लिमिट 10% की होगी और वो मार्च 2025 तक आएगी। क्योंकि जब आप निवेश करना है ओवरनाइट आप 10% का निवेश नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 1% करेंगे। और उसका कारण क्या है कि जो 100% की किट्टी है, और आपको शायद ध्यान हो रशिया को इससे बाहर किया गया है, क्योंकि रशिया जब बाहर हुआ इस बॉन्ड से तो उसमें स्पेस बना है और इंडिया उसमें एंटर कर रहा है इसकी डेट में, तो ये बॉन्ड की जो किट्टीज है वो किट्टी बनाई जाती है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसे जो आने वाले 10 महीनों में कहा जा रहा है कि जब ये लागू हो जाएगा, इंडेक्स उसमें शामिल हो जाएगा, उसके बाद लगभग 24 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रवाह है पैसे का फ्लो होगा, वो हो पाएगा इंडियन मार्केट में। वो इसलिए कहा जा रहा है कि जेपी मॉर्गन का जो बकेट है इस समय का, वो लगभग 223 बिलियन डॉलर का है इस समय। 223 बिलियन डॉलर 223 बिलियन डॉलर का है। और 10% का अगर उसका अंदाजा लगाया जा रहा है तो वो 22 से लेकर 22 से 24 बिलियन डॉलर का वर्किंग की जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये तो जेपी मॉर्गन का है। अगर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन एक भारतीय बॉन्ड में, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड में अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसके बाहर भी जो लोग हैं जिनको निवेश करने के पैसे ऑप्शंस हैं, वो भी इसमें निवेश करेंगे। तो ये तो कहा जा रहा है डायरेक्ट ही आएगा। इसके अलावा भी ऐसी उम्मीद है कि ये 30 बिलियन डॉलर से भी 30-35 बिलियन से ज्यादा जा सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जेपी मॉर्गन है तो 2-3 और भी इंडेक्स है जिसमें, और जिनके बारे में भी चर्चा चल रही है और भारत सरकार उनके टच में है। तो जल्दी भविष्य में ये भी उम्मीद है कि इसी तरह के जेपी मॉर्गन की तरह जो दूसरे इंडेक्स वाले भी हैं, वो भी शायद इसके लिए इसको अपने इंडेक्स में शामिल कर ले। इसका मतलब सर एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझा जाए, इसका मतलब ये कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब कि भारत की जो इकोनॉमी है वो लगातार स्टेबल है, सस्टेनेबल है, और इसमें जो निवेशक हैं, भारत जो विदेशी निवेशक हैं, उनका कहीं ना कहीं जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है बीते साल। नहीं, मैं आपको थोड़ा और ठीक कर दूं, भारत की इकोनॉमी स्टेबल के नहीं, भारत की इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी है आज की डेट में। देखिए कोविड आने के 2020-22 के बाद, कोविड आने के बाद विश्व में सारी जगह मंदी आने का, विश्व में महंगाई आने का, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिकन हो, सभी के यहाँ डेवलप बहुत चैलेंज आए हैं। भारत ही एक ऐसा देश रहा है जिसकी इकोनॉमी में 2022 कोविड के बाद पूरी ग्रोथ आई है, महंगाई पे पूरा काबू रखा गया है, और आज की डेट में जिस तरह की हमने प्रोजेक्शन करी है 6% प्लस की हमारी ग्रोथ जो इकोनॉमी की है, वो हाईएस्ट ग्रोथ होगी इकोनॉमी के बारे में। तो आज की डेट में मैं ये कहता हूं कि सवाल ये नहीं है कि भारत में कॉन्फिडेंस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कि क्या निवेशक ये रिस्क ले सकता है कि वो भारत जैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करे, क्योंकि उसके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंडिया की, क्योंकि स्टेबल इकोनॉमी,
ग्रोइंग इकोनॉमी, डिमांड क्रिएटिंग इकोनॉमी एंड वेयर सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने जा रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूं और निवेश। जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से, जब वो एक प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत का ग्रोथ रेट इतना होगा, 6% होगा, 7% होगा, तो ये भी कहने का एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है इंटरनेशनल मार्केट में कि जो निवेशक हैं वो यहाँ पे भारत में निवेश कर सकते हैं। नेचुरली देखिए, निवेशक के लिए तो ये सबसे पहली चीज जरूरी है कि वो उस कंट्री में और उस एरिया में और उस फील्ड में पैसे लगाए जिसमें उसे लगता है फ्यूचर और ग्रोथ आएगी। अगर किसी कंट्री में लगता है कि उसकी ग्रोथ नहीं आएगी तो वो नेचुरली निवेशक उसमें निवेश नहीं करेगा। और जब वो फैसला करता है कि दो कंट्री के बीच में चॉइस करनी है तो उसी कंट्री में जाएगा जहां पे ग्रोथ ज्यादा आने की उम्मीद होगी। और जैसे कि हमने इंट्रो में कहा कि चाइना की जो स्थिति है, लगातार वहां पे जो नियम कानून है या फिर पोस्ट कोविड के बाद जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वहां पे लगातार लड़खड़ाते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, इसका भी फायदा इन्वेस्टर्स को ये एक संकेत दे रहा है कि आप चाइना छोड़ के इंडिया की तरफ मूव करें। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा आज की डेट में इशू आया हुआ है। बहुत सारी कंपनीज वहां से आ रही हैं। अनस्टेबिलिटी जो चाइना में आ गई है और जो आज की डेट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चाइना की हो गई है, तो वहां पे रिस्क के अलावा आज की डेट में ग्रोथ के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो कोई भी कंट्री आज की डेट में ये नहीं चाहता वो सप्लाई चेन में एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहे, पर्टिकुलरली जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो। तो उस एटमॉस्फेयर को देखते हुए भी आज की डेट में चाइना में निवेश करना अपने आप में भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन भारत जैसे देश में जो आज की डेट में जियोपॉलिटिकली बेस्ट ऑफ पोजीशन में प्लेस किया हुआ है आज की डेट में, और जिसके यहाँ स्टेबिलिटी है और पूरी अर्थव्यवस्था पे पूरा आरबीआई का रेगुलेटर्स का पूरी मॉनिटरिंग है, तो आज की डेट में स्वाभाविक है कि जो भी निवेशक है वो जब ग्रोथ स्टोरी देखता है इंडिया की और जो प्रोजेक्शन देखता है और उसमें रियलिस्टिक पिक्चर नजर आती है, भाई सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, सबसे ज्यादा यूथ वाले हमारा कंट्री है, एजुकेटेड कंट्री आएगा, तो इसकी डिमांड देखिए कहां आने वाली है। मैं अगर दूसरे ढंग से इसको भी कहूं, आज की डेट में पर कैपिटा जीडीपी $2100, $2200, $2200 के करीब आती है जी। आने वाले समय में ये $4000 होने वाली है, $4000 होने वाली है निकट में। तो जब डबल डिमांड होगी तो नेचुरली ग्रोथ, अब जिन लोगों के प्रोडक्ट होंगे वो कितनी भारी डिमांड आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो निवेश तो नेचुरली उसी के बेस पे आता है कि आपकी कंट्री ग्रोथ क्या, स्टेबिलिटी क्या, सिक्योरिटी क्या। ऐसे में वेद सर, जो आपकी नजर में वो ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जो हमारे पैरामीटर्स हैं कि हम वर्ल्ड मार्केट में अपने आप को एक स्टेबल प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं? आपकी नजर में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का, कि अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और आपकी पॉलिटिकल सेटअप स्टेबल है तो विश्वास बनता है। जो बात आज आप कह रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो फुलफिल होगी, एक सबसे बड़ा होता है। सेकंड ये होता है कि आपके रेगुलेटर्स कितने स्ट्रांग हैं। तो जो आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एसएबी है, इरडा है, जितने हमारे रेगुलेटर्स हैं वो पूरे आज की डेट में मार्केट की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो आज की डेट में जो बजट बनता है और जो सरकार का फोकस क्या है ग्रोथ के ऊपर, तो आप देखेंगे जो हमारा आज की डेट में जो बजट बनता है, जिस ढंग से हमारे टैक्सेस की कलेक्शन आ रही है, जीएसटी की कलेक्शन है, इनकम टैक्स की कलेक्शन आ रही है, और जो फिस्कल डेफिसिट पे सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस करता है कि जो भारत सरकार है वो कॉन्शियस है और वर्किंग है। अगला फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट, रोड है, पोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में कितना आपका फोकस किया जा रहा है, वो आपका एरिया है। आज की डेट में पावर सेक्टर के अंदर कितने रिफॉर्म्स हो गए हैं, रिफॉर्म्स हैं। फिर ये देखा जा रहा है कि आप लिबरल कितने हैं उसके बारे में। अभी आप जब बॉन्ड इंडेक्स की बात भी कर रहे थे तो देखो उसमें एक सवाल था, क्योंकि ये चर्चा लगभग 8-10 साल से चल रही थी किसको इंक्लूड करने की, और उसमें एक ही सवाल आया हुआ था कि इसमें जो रूट है वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। ओके, ऑटोमेटेड रूट, जो कि बॉन्ड की ट्रेडिंग होगी इंटरनेशनल वाले, वो चाह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए। तो वो लिबरलाइजेशन भी बहुत मदद करता है कि भाई आपने अपने आप को कितना लिबरल किया उसके बारे में, निवेश को कितने में, हमने ऑटोमेटिक अप्रूवल की कितनी निवेश की अपॉर्चुनिटी दी है बाहर लोगों को। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, हमारे साथ अरविंद जी हैं जो कि इस वक्त हैदराबाद से फोन लाइन पे मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। अरविंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर, सुन रहा जी, सवाल पूछिए। सर, एक प्रश्न है सर, एलएनटी का अभी जो एचएसबीसी में मर्ज हुआ है सर। आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है अरविंद जी। एलएनटी जो है ना सर, जी जी बोलिए। एलएनटी म्यूचुअल फंड का है। हेलो जी जी पूछिए। वो एचएसबीसी में मर्ज हुआ है।
LNT का HSBC में बज, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ तो HSBC बेटर है क्या सर? सर ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूछ रहे हैं कि HSBC आई में बिलीव कि दोनों, देखिए आपका शायद सवाल स्पेसिफिक है कि म्यूचुअल फंड कौन से अच्छे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड सारे और अच्छे हैं, सेबी का अच्छा कंट्रोल है, ये आपको उनका डाटा एनालिसिस करके ये इस माध्यम से ये कहना कि ये अच्छा है, ये इसमें ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप उनका पिछले साल का, पिछले वर्षों का डाटा देखें, परफॉर्मेंस देखें। लेकिन इतना मैं विश्वास करा सकता हूं कि म्यूचुअल फंड जितने भी इंडिया में ऑपरेट करते हैं, एक डेट वाला म्यूचुअल फंड होता है, एक इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किसमें रिस्क लेते हैं, लेकिन उनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेबी के अंदर बहुत स्ट्रांग है, उसमें विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेकिन वेद सर एक और सवाल जो मैं जानना चाह रहा था कि जो डॉलर और रूपी का जो इम्पैक्ट है, जो रेशियो है, और जो रूपी की जो स्टेबिलिटी है अगर मैं कहूँ, उस पे इस डिसीजन के बाद से, JP मॉर्गन के इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद से रूपी पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ते हुए आप देख सकते हैं? देखिए रूपी का रेट कैसे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रूपीज का रेट डिपेंड करता है। ठीक, कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया, आपकी सर्विसेज कितनी गई बाहर, और आपके यहाँ रेमिटेंस कितनी आई, और आपको इंपोर्ट कितना किया, जो हम क्रूड ऑयल है जो इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड भी हमारे यहाँ बहुत इंपोर्ट होता है, और जो आइटम इंपोर्ट होती हैं, तो इसके ऊपर सप्लाई डिमांड का होता रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। तो अब जो इस इंडेक्स में शामिल होने से, जो आपने जैसे हमने बात की कि लगभग 22 से 25 बिलियन डॉलर या 30 बिलियन डॉलर का पैसा इंडिया में आएगा जी, तो स्वाभाविक है वो डॉलर की सप्लाई इंडिया में बढ़ जाएगी। अगर वो डॉलर की सप्लाई बढ़ती है इंडिया में, तो स्वाभाविक है कि रुपये के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें मदद मिलेगी रुपीस की वैल्यू को स्टेबल रखने की। और जो आज की डेट की जो इस समय एनालिसिस आ रहे हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इससे भारत के रुपीस के ऊपर इजी हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि जो रेट आज की डेट में 82 या 83 रुपए के बीच में चल रहा है, वो लगभग इसी रेट में रहेगा। तो ये इंडेक्स में शामिल होने से इसकी स्टेबिलिटी भी आती है। देखिए निवेशक बाहर वाला जब आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, तो वो इस बात को जरूर देखता है कि आपकी करेंसी में कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर उसकी करेंसी में कॉन्फिडेंस हिलता है तो उसकी वैल्यू इरोड हो जाएगी। तो इस बॉन्ड इसको इंडेक्स में शामिल करना भी इस बात का इशारा करता है तो कि भारत का रुपये की वैल्यू सस्टेन होगी। लेकिन सर रुपये से ज्यादा तो और भी करेंसीज की वैल्यू बहुत अच्छी है। अब मैं समझ नहीं पाया क्या इसका है। रुपये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रुपये जैसे डॉलर है या फिर युआन है या फिर जो येन है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारी रुपीस की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले अच्छी है, लेकिन रुपये की परफॉर्मेंस डॉलर के अलावा बाकी सभी करेंसी से अच्छी है। उसका कारण यह है कि बाकी कंट्रीज में भी बहुत सारी महंगाई आई है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े अमेरिका में, उसकी वजह से इंडिया के रुपये पे प्रेशर आया, जिस वजह से ये बढ़कर गया, क्योंकि जो निवेश यहाँ का था वहां चला गया था, उस वजह से रुपये बढ़ने का। मेरा ऐसा मानना है आने वाले समय में कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में ईज आउट होंगे, जो ओवर ए पीरियड होने चाहिए, भारत के रुपीज का प्रेशर और कम हो जाएगा और हमारी पोजीशन रुपीज में और बेटर हो जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं सर। हमारे साथ अंकित जी हैं, जो कि गुजरात के भरूच से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो एक तो मेरी इनकम सैलरी इनकम है, दूसरी इनकम क्या है कि मेरी एक वेबसाइट है, उससे गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा आता है, ठीक है जी। तीसरा इनकम ये है कि मैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, उससे कुछ टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। चौथा जो है ये हमारा फिक्स डिपॉजिट से इनकम है, ओके, ठीक है सर। अब हमें ये बताइए कि हम इसको अच्छे ढंग से टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम HUF बनाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हम ये जो गूगल एडसेंस की इनकम आ रही है, क्या हम उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं या कुछ और ढंग से कर सकते हैं, वो आप बता दीजिए। हमने अभी, ठीक है, समझ गए। देखिए आपका जो सवाल है वो टैक्स प्लानिंग से है। जो फिक्स डिपॉजिट और बैंक के इंटरेस्ट है, उस पर तो सिंपल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और उसके ऊपर टैक्स सिंपल है, जो आपके स्लैब में आएगा 10%, 15%, 20% जिसमें आएगा। जो आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आज की डेट में जो डेट वाले म्यूचुअल फंड हैं, वो तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के उसी कैटेगरी में चले गए हैं, अब उसको कोई एग्जम्पशन नहीं रही है उसके बारे में। लेकिन जो इक्विटी वाले फंड है, उसके लिए वो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 1 साल से ज्यादा का होल्ड करेंगे, वो करेंगे, वो आपको एक टाइम टू टाइम आपको अपनी जो आपकी आय है उसको देखकर आपको एक डिसीजन लेना है। इक्विटी वाले फंड में आज की डेट में भी एग्जम्पशन है और टैक्स रेट कम है। ठीक है,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही आज इस कार्यक्रम में समय हुए सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस